बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टिक फाइब्रोसिस सपोर्ट नेटवर्क के ज़ेर तमाम हमारा 19th सेशन है, जिसका टॉपिक है CF रिलेटेड डायबिटीज़। इससे पहले हम CF के इंट्रोडक्टरी सेशन के अलावा इसके मुख्तलिफ अलामात, बचाव, इलाज और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पर बात कर चुके हैं और इन सब की रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर मौजूद हैं। आज जो हमारा सेशन है सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़, इस पर बात करेंगी हमारी बहुत काबिल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर हिना आयशा, जो कि जनरल पीडियाट्रिशियन हैं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी, और 2012 से वो पीडियाट्रिक एंडोक्राइन क्लिनिक रन कर रही हैं। इसके अलावा वो पंजाब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड हेड ऑफ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हैं। साथ में वो प्रो वाइस चांसलर हैं फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज, एडिशनल ऑफ चार्ज हैं डीन्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद। जी डॉक्टर हिना। जी अस्सलाम वालेकुम। Sorry for my throat. Thank you, Dr. Zubia. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अली अकबर की और डॉक्टर ज़ूबिया की, जिन्होंने ये जो है आज की टॉक अरेंज की और मुझे मौका दिया कि मैं कुछ सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स के साथ और कुछ डॉक्टर्स के साथ बात कर सकूं। और ये बहुत ही जो सिस्टिक फाइब्रोसिस ग्रुप है उसको चलाना, और उसमें हमारे बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे पेशेंट्स शामिल हैं, और ये एक तरह से सदका जारिया भी है। और मैं देखती रहती हूँ मुख्तलिफ जब भी मुझे टाइम मिलता है कि इस ग्रुप के ऊपर वक्तन फ़वक्तन यूट्यूब पे वीडियोस बन रही होती हैं, शेयर हो रही होती हैं, जो कि बहुत ही काबिल तहसीन अमल है। तो अल्लाह ताला ये सब के हम सब के जो एफ़र्ट्स हैं उनको कबूल करे, और जो हमारे नाजरीन और हाजरीन इस वक्त हैं उनको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। हम टॉपिक पे आते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़। ये फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मेनली मैं काम करती हूँ। वैसे तो जैसे डॉक्टर ज़ूबिया ने बताया कि मुख्तलिफ असाइनमेंट्स हैं जो आजकल मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में जो बहुत से हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं और जो सुन रहे हैं काफ़ी कुछ जानते हैं, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन आपको पता है कि ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और जो कि बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है। और प्रॉब्लम कहाँ होती है? क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन एक होती है जो कि उसके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे अभी आपने डॉक्टर ज़ूबिया से सुना कि मेरे बहुत सारे काम हैं, और इसी तरह समझिए ये जो CFTR है इसके बहुत सारे काम होते हैं। इसका काम एयरवेज पे भी है, यानी कि हमारे जो फेफड़ों के अंदर हमारे जो निज़ाम इंहज़ाम है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, उसके अंदर एक लबलबा होता है पैंक्रियाज उसमें, और स्वेट ग्लैंड्स जो कि पसीने के वदूद होते हैं। तो इसलिए ये जो CFTR है इसके बहुत सारे काम हैं, और अगर इसमें कोई डिसफंक्शन हो जाए तो बहुत से निज़ाम मुतासर होते हैं। तो जब हम CF रिलेटेड डायबिटीज़ की बात करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, तो मुख्तलिफ स्टडीज़ में ये देखा गया कि जो CF पॉपुलेशन है उसमें जो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनको डायबिटीज़ नहीं देखी गई ऑलमोस्ट, और उसके बाद जब 10 से 19 साल की उम्र में तकरीबन 12% CFRs जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। लेकिन जब 20 साल के बाद इसका जो इंसिडेंस है, इसकी जो शरह है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, बल्कि काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि 48% तक चली जाती है। तो CF रिलेटेड डायबिटीज़ पे जाने से पहले बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज़ वो होता क्या है। तो जब हम शुगर की या डायबिटीज़ की बात करते हैं तो दो तरह की डायबिटीज़ होती है। एक को हम टाइप 1 डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं, और एक टाइप 2 है। तो दो टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2, और फ़र्क उनमें बेसिक है। टाइप 1 जो है उसके अंदर बॉडी जो हमारी जो जिस्म है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है,
ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें नज़र आ रहा है हमारे बच्चे और जो हमारे नाजरीन यहाँ पे जो बच्चों के वालिदैन हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन को नहीं समझते, उनके लिए आसान ज़ुबान में ये है कि हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम, आजकल कोविड के उसमें आप इम्यून सिस्टम का बहुत जिक्र सुन रहे हैं। तो जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें बी सेल और डी सेल होते हैं। तो अगर हम बच्चों की ज़ुबान में कहें तो मैं कहूँगी एक बॉक्सर सेल होता है और एक थप्पड़ सेल होता है। तो ये बी सेल और टी सेल का क्या काम है कि ये हमारी जो जिस्म है उसको बैरूनी जो जरासीम है उनसे बचाने के लिए यूज़ होता है। मगर बाज़ औक़ात कुछ हमारी जीन्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से ये बी सेल और टी सेल जो है, जिसको हम बॉक्सर सेल और थप्पड़ सेल कह सकते हैं मजाक में, याद रखने के लिए, तो ये अपनी ही जो बीटा सेल्स हैं जो कि पैंक्रियाज यानी हमारे लबलबे में होते हैं जहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है उस पर अटैक कर देते हैं और अटैक करके आहिस्ता आहिस्ता उनको तबाह कर देते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ हम उसमें कहते हैं जिसके अंदर हमारा जिस्म इंसुलिन बना ही नहीं सकता और उसमें ये इम्यून सिस्टम, अपना इम्यून सिस्टम ही बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन बनाने वाले सेल हैं उनको अटैक कर देता है और यूजुअली ये थोड़ा थोड़ा अटैक जारी रहता है जबकि कोई ऐसा ट्रिगर आ जाता है जिसकी वजह से वो फटाफट ही बीटा सेल तबाह हो जाते हैं। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके अंदर इंसुलिन नहीं होती, इंसुलिन की कमी होती है, बीटा सेल बना नहीं सकते क्योंकि वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से तबाह हो जाते हैं। तो ये एक जो ग्राफ है वो शो करता है कि जब बीटा सेल ने जो बीटा सेल के ऊपर अटैक हुआ टी सेल और बी सेल की वजह से, तो उनका रिजर्व कम होना शुरू हो गया मगर ग्लूकोज नॉर्मल रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम जो है वो जैसे जैसे अल्लाह ताला ने हर चीज़ का बहुत रिजर्व रखा हुआ है कि थोड़ी बहुत जो डैमेज है उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर टाइम के साथ साथ जब डैमेज ज़्यादा हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा शुगर का शिकार हो जाता है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि आमतौर पे बड़ों में होती है और उसमें इंसुलिन का लेवल शुरू में पूरा होता है मगर जो बॉडी है उसको रेजिस्टेंस शो करती है, इंसुलिन का जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन उसका नहीं होता। तो ये एडल्ट्स में भी होती है और अब बच्चों के अंदर ये जो डायबिटीज़ है ये मोटापे की वजह से एडोलेसेंट के अंदर जो 12 से 15 साल के बच्चे या उससे पहले भी नॉर्मल बच्चे, CFRs नहीं, CF के बच्चे नहीं बल्कि नॉर्मल बच्चे, उनको भी जिनके अंदर ख़ास तौर पे फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाता है। तो आगे जाने से पहले मैं आपको ये पैंक्रियाज दिखाना चाहूँगी, लबलबा पैंक्रियाज, CF के अंदर पैंक्रियाज का जो मेन रोल है, ये जो एक टेल लाइक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक हम इसको एक्सोक्राइन पैंक्रियाज कहते हैं जहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होती हैं और दूसरा इसका एंडोक्राइन पार्ट है जिसमें से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। तो ये याद रखने के बाद हम आते हैं CF रिलेटेड सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ के ऊपर कि वो क्या होती है। वो बेसिकली ना तो टाइप 1 में फिट आती है और ना ही टाइप 2 में, बल्कि दोनों के फीचर्स कुछ ना कुछ शेयर करती है। इसमें डेफिशिएंसी भी होती है इंसुलिन की और इंसुलिन का काम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी होती है। ये इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि इंसुलिन जो CF रिलेटेड सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ है उसका दो वजूहात होते हैं। एक तो ये है कि जब पैंक्रियाज के अंदर स्टिकी म्यूकस की वजह से डैमेज हो जाता है तो इंसुलिन की कमी हो जाती है और दूसरा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इंसुलिन का काम, इंसुलिन जितना मौजूद भी होती है वो भी सही से काम नहीं कर सकती, इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये इंसुलिन क्या होती है और इंसुलिन कैसे काम करती है, अब इस पे चलते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पे पाकिस्तान में जब बात की जाए, जब भी कोई डायबिटीज़ का पेशेंट हो जिसको डॉक्टर इंसुलिन तजवीज़ करें तो हमारे यहाँ कहा जाता है इंसुलिन आखिरी इलाज है, ये लग जाएगी। तो ये बेसिकली कोई लगने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत बॉडी का एसेंशियल हार्मोन है। सो हाउ डज इंसुलिन वर्क, इंसुलिन कैसे काम करती है।
तो होता ये कि जो भी हम खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट निशास्तदार चीज़ों को कहते हैं। तो जैसे कि हमने केला खाया, हमने ब्रेड खाई या वेजिटेबल्स खाई, तो वो हमारे स्टमक में जाके अल्टीमेट जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज आप सब समझते हैं ग्लूकोज को, और ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और अब जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उधर से ग्लूकोज जो हमारी ब्लड स्ट्रीम यानी कि हमारी शरीयानों के अंदर उसका कोई ख़ास काम नहीं है, बल्कि वो नुकसान भी कर सकता है। उसकी जो डेस्टिनेशन है, उसकी जो मंजिल है, वो है हमारी जो जिस्म के सेल। और वो वहाँ सेल के अंदर जाके उसने सारा काम करना होता है। तो इंसुलिन जो है वो यहाँ एक चाबी का काम करती है और जो ग्लूकोज है उसको ब्लड में से निकाल के सेल्स के अंदर डालती है। ठीक है, एक और ये डायग्राम पसंद आई थी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि शुगर जो होती है वो जब हम खाते हैं कोई भी चीज़ तो वो हमारी खून की नालियों में जाती है और वहाँ से वो शुगर सेल के पास जाती है कि लो भाई ये ग्लूकोज अब मैं तुम्हें ये ले लो, आप शुगर ले लो और काम करो। वो कहता है नहीं मैं नहीं करूँगा जब तक कि इंसुलिन नहीं होगी। ठीक है, इंसुलिन जब रिक्वेस्ट करेगी सेल को तो वो फिर ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा जहाँ पे सेल के अंदर उसके बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो अब शुगर जब सेल के अंदर जाती है तो क्या होता है, वो कुछ इस तरह से काम करती है। ठीक है, ये हमने कार्बोहाइड्रेट खाए, बहुत अच्छा सा मील लिया। और सीएफ के जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा खाना चाहिए, बहुत अच्छी एनर्जी वाली चीज़ें खानी चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी ने बहुत सा एक्स्ट्रा काम करना है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हमारी बॉडी में जाता है, इंसुलिन अगर मौजूद हो, अगर इंसुलिन, ये देखें इंसुलिन है, इंसुलिन मौजूद होगी तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये एनर्जी एज अ फ्यूल आपके लिए पेट्रोल का काम करेंगे। जैसे गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को फ्यूल की ज़रूरत है एनर्जी के लिए। तो जब इंसुलिन मौजूद होगी तो बॉडी की हमारी जो जिस्म है वो इस ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेगा। और अगर इंसुलिन मौजूद नहीं होगी तो फिर जाहिर है कि एनर्जी नहीं मिलेगी। और जब अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा आपने खा लिया है तो वो सारा का सारा आपने इस्तेमाल नहीं किया तो बाकी जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इंसुलिन के काम है कि इंसुलिन जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर लेके जाएगी और उससे सारे काम लेगी। दूसरा ये है कि इंसुलिन का एक और काम है कि वो जो अमाइनो एसिड, आपको पता है कि जो हमारे मसल हैं, पट्टे हैं, वो जैसे कि आप इस बॉडी बिल्डर के पट्टे एक एक नज़र आ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, तो वो प्रोटीन से बनते हैं। और प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, उसकी जो ब्रिक्स होती हैं, उसकी ईंटें होती हैं, उनको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। तो जब इंसुलिन बॉडी में मौजूद होगी तो वो अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, और तीसरा काम इंसुलिन का क्या है कि जब वो जो एक्स्ट्रा हमने खा लिया है वो हमें इन चर्बी की शक्ल में बॉडी में स्टोर हो जाएगा। और ये अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम मोटापे का शिकार हो जाएंगे, लेकिन अगर इसको यूज़ करेंगे तो जिस वक्त हमें खाना किसी को अवेलेबल नहीं होगा तो ये फैट जो है वो उसको यूज़ हो जाएगी, स्टोर हाउस में से निकाल के हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो जब इंसुलिन नहीं होगी तो ऑफ कोर्स कि ना फ्यूल मिलेगा, वो थका थका रहेगा इंसान, और ना ही उसके मसल बनेंगे क्योंकि इंसुलिन ने प्रोटीन भी बनानी होती है। और ग्लूकोज सारा का सारा आपके खून में रह जाएगा। जब ग्लूकोज खून में रह जाएगा तो खून जब हमारा सर्कुलेट गुर्दों में से गुजरता है तो वहाँ पे ये कुछ देर तो हमारे गुर्दे उसको छलनी नहीं करेंगे यूरिन में, लेकिन जब ग्लूकोज का लेवल 180 मिलीग्राम से ऊपर हो जाएगा तो फिर वो ग्लूकोज यूरिन में यानी कि पेशाब में जाना शुरू हो जाएगा। और जब ग्लूकोज जाएगा तो अपने साथ पानी और काफ़ी कुछ लेके जाएगा। इसीलिए जब शुगर होती है तो आपको पता है ये मैनिफेस्टेशंस होती हैं, बीच में बार बार बाथरूम जाना पड़ता है और प्यास लगती है, भूख भी ज़्यादा लगती है, इसलिए कि जो खाया वो तो सारा निकल गया, तो बॉडी को ज़रूरत होती है तो फिर उसको भूख भी लगती है। और फटीग, बहुत ज़्यादा थका थका रहता है, वो थका हुआ इसलिए ज़ाहिर है कि उसको एनर्जी नहीं मिल रही, सारी एनर्जी यूरिन में ज़ाया जा रही है और उसका वज़न कम हो जाता है। अब CFR जो सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ कैसे हम जो डायबिटीज़ देखते हैं अपने एंडोक्राइन क्लिनिक्स के अंदर वो यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो कि एक कुछ जेनेटिकली ससेप्टेबल पॉपुलेशन में होती है।
किसी एक सेट ऑफ पॉपुलेशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कुछ स्पेशल जीन्स होती हैं जो कि उनको ससेप्टेबल बना देती हैं, उनको डायबिटीज़ टाइप 1 होने का चांस होता है। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको आमतौर पे टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, और वो उनको डायग्नोज करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बहुत ही जल्दी से वो ड्रेन हो जाते हैं और फिर एक तरह की बेहोशी में चले जाते हैं जिसको हम कीटोएसिडोसिस कहते हैं। मगर सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ भी नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज़ भी नहीं है। तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ है और इसमें कई दफ़ा पता भी नहीं चलता कि उसको डायबिटीज़ हो जाती है। तो कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए हमें स्क्रीन करना पड़ता है। फिर दूसरा, आपको पता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में वैसे ही वज़न बढ़ाना मुश्किल काम है, और अगर मज़ीद सारी कैलोरीज लेने के बावजूद वज़न कम हो रहा हो तो फिर भी आप सोचेंगे कहीं डायबिटीज़ ना हो गई हो। आप बहुत खा रहे हैं, भूख भी लग रही है, मगर आपको जो है वो वेट गेन नहीं हो रहा, तब भी डायबिटीज़ हो सकती है। लॉस ऑफ लंग फंक्शन, कि आपके खुदा ना खास्ता जो आपको चेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं, लंग के प्रॉब्लम, लंग का भी प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे जिस्म थका रहता है इसी तरह हमारे जो फेफड़े हैं उनको भी पट्ठों की ज़रूरत होती है, पट्ठों के फंक्शन की। मसल उनके स्ट्रांग होने चाहिए, तो तभी लंग अच्छी तरीके से फंक्शन करेगा। तो इसी तरह जो कुछ यूरिनेशन, बार बार यूरिन आना और प्यास लगना और बहुत थके थके रहना, ठीक है, ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं जिस तरह के बाकी तरह की डायबिटीज़ में होते हैं। जब भी कभी ऐसे सिम्टम्स लगें कि आपको वेट लॉस है, जो कि आप समझ नहीं आ रही कि वज़न क्यों कम हो रहा है, और आप वेट गेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उतनी खुराक से पहले वेट गेन हो जाता था मगर अब नहीं हो रहा, तो फिर हमें जो है उसके डायबिटीज़ के टेस्ट कर लेने चाहिए। आगे मैं इसमें डिटेल, और जो टेस्ट हैं वो भी जनरल पॉपुलेशन से थोड़े से डिफरेंट हैं, और ये टेस्ट हैं जो CFRD, सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ के लिए किए जाते हैं। एक टेस्ट ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, फिर खाली पेट ब्लड ग्लूकोज का करना, और किसी भी वक्त रैंडम ब्लड शुगर, कैजुअल ब्लड शुगर चेक करना, और एक होती है हीमोग्लोबिन A1C। इसको मैं छोड़ देती हूँ। तो इसमें चूंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, नॉर्मली अगर टाइप 1 डायबिटीज़ हो तो उसमें तो एक रैंडम ब्लड शुगर करने से ही आमतौर पे हमें डायग्नोज हो जाती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि बड़ों के अंदर होती है, उसमें HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c एक अच्छा टेस्ट समझा जाता है। मगर सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ के लिए हमें जो रिलायबल टेस्ट है वो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। वो किया कैसे जाता है कि 8 घंटे की फास्टिंग होती है, और उसके बाद आपको एक आपका बेसलाइन सैंपल लिया जाता है और फिर आपको ग्लूकोज लोड दिया जाता है, यानी कि आपको पानी में ग्लूकोज डाल के एक ख़ास मिकदार में पिलाया जाता है, और उसके बाद 2 घंटे के बाद आपका ग्लूकोज दोबारा चेक होता है। कुछ सेंटर्स में ये 30 मिनट पे और 60 मिनट पे, 90 मिनट पे भी चेक होता है, पर यहाँ पे हम 2 घंटे वाली बात करें तो अगर 2 घंटे वाला ग्लूकोज 140 टू 90 199, सॉरी ऊपर से आपको नज़र आ रहा है, अगर मोर देन 200 हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि CFRD है, और अगर 2 घंटे वाला जो ग्लूकोज है 140 से 199 तक हो, इसको हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या IGT कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका इस तरह से आए कि 2 घंटे वाला ग्लूकोज 140 से ऊपर है मगर 199 से नीचे है, तो इसका मतलब है कि आपको आगे क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और आपको 1 साल बाद फिर ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना पड़ेगा, और अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप इससे पहले करवा लें। इसी तरह अगर मिड OGTT दरमियान के अंदर 2 घंटे से पहले दरमियान में अगर कोई रीडिंग 200 से ऊपर आ गई है तो हम बाद में ठीक हो गई है तो हम इसको इनडिटर्मिनेट ग्लाइसीमिया कहते हैं। इसमें भी यही आपने करना है कि क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, और अगर जो है 140 मिलीग्राम से नीचे है आपका जो 2 घंटे वाला ग्लूकोज आफ्टर ग्लूकोज लोड, इसको हम नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, तो
इसी तरह फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, अगर आप 8 घंटे का रोज़ा रखा है रात को और सुबह उठ के पानी पी सकते हैं आप इसके दरमियान, तो उसमें आपने सुबह फास्टिंग चेक किया और अगर आपकी 100 से कम है तो फिर ये ठीक है, नॉर्मल है। और अगर 100 से 125 तक है तो उसमें इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। और अगर 126 से ऊपर है तो फिर ये CFRD है, ठीक है। लेकिन याद रहे कि ये जो है हमने जो ये मॉनिटरिंग है डायबिटीज़ को की स्क्रीनिंग है, ये हमने 10 साल से ऊपर बच्चों के अंदर स्टार्ट करनी है। 10 साल से पहले हम आमतौर पे इसको स्टार्ट नहीं करते। अब मैनेज कैसे करना है CFRD को, क्या इसकी मैनेजमेंट किस तरह से डिफरेंट है या क्या पॉइंट्स हैं। डायबिटीज़ की जनरल मैनेजमेंट भी इसमें आपको आएगी और CFRD के जो है पॉइंट्स वो भी हम इसमें देखेंगे। ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, आप देख रहे थे ना कि ग्रुप पे बात हो रही थी कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए, यानी कि बहुत से लोगों को उसमें हैंड जॉइन करके और एक अपना अपना काम करना चाहिए। और जिसमें मेडिकल डायरेक्टर भी, फिजिशियन भी, नर्स भी, सोशल वर्कर भी शामिल होंगे। CF टीम और डायबिटीज़ टीम इसमें मिल के काम करेगी। पेशेंट को सिखाना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, देखिए बल्कि सिस्टिक फाइब्रोसिस भी ऐसी बीमारी है और डायबिटीज़ भी ऐसी है कि जब तक हम अपने पेशेंट को या केयर गिवर को नहीं सिखाएंगे, नॉलेज नहीं देंगे, तो उसमें उसकी प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमल मैनेजमेंट नहीं हो सकेगी। तो मेन स्टे CFRD के अंदर इंसुलिन ट्रीटमेंट है। ये देखा गया कि ऑल्दो जैसे मैंने आपको बताया है कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों के फीचर हैं, और टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उसका इलाज इंसुलिन है, और टाइप 2 डायबिटीज़ का जो इलाज है वो आमतौर पे टैबलेट से होता है। मगर जो CFRD है, सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ के अंदर टैबलेट फॉर्म में जो जिसको हम ओरल एंटी हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स कहते हैं, वो इसके अंदर इतने कारगर नहीं साबित होते। तो इस वजह से अच्छा जी, मुझे एक पेशेंट का मैसेज आया कि आपकी वीडियो नहीं शो हो रही। ले जी, मैंने वीडियो अपनी शो की है, उम्मीद है अब आप देख सकते होंगे। ठीक है, हमारी बड़ी प्यारी जो पेशेंट है वो बिस्मा है। बिस्मा की ने मुझसे ख्वाहिश की है कि आप वीडियो ऑन करें। तो कैन यू सी मी नाउ? आई होप कि आप मुझे अब देख सकते होंगे। ठीक है, जी नजर आ रही वीडियो आपकी। चलें, बिस्मा की ख्वाहिश पूरी हुई। तो इंसुलिन ट्रीटमेंट इसका मेन स्टे है। इसमें जो डायबिटीज़ जो CFRD है, इसके अंदर हम गोलियों से इसका इलाज या सिरप से इसका इलाज नहीं कर सकते। इंसुलिन जी, तो इंसुलिन की वेरियस टाइप्स होती हैं, जिसमें हम करते हैं कि जो बहुत तेज़ी से एक्ट करने वाली इंसुलिन्स और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो इंसुलिन भी एक तरह की नहीं होती, बहुत तरह की होती हैं, और इसको हम डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली हमें एक यूनिट रैपिड एक्टिंग जो इंसुलिन है वो 50 मिलीग्राम ब्लड ग्लूकोज लोअर करेगी। जो लोग खुदा न खास्ता जिनके पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, बच्चों को डायबिटीज़ है, वो इस चीज़ को समझते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज क्यों बढ़ता है आपका डायबिटीज़ के दौरान, जो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। अगर आप बीमार हों तो भी बढ़ जाता है ब्लड ग्लूकोज, अगर आप स्ट्रेस्ड हों तो भी बढ़ जाता है। ठीक है, आपकी ने पूरी इंसुलिन की डोज नहीं ली तो भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है। और बाज़ औक़ात उसी डोज के अंदर अगर आपको जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में कभी कभी स्टीरॉयड लेने पड़ते हैं, तो उसमें भी आपकी जो है वो बढ़ जाती, ब्लड शुगर बढ़ सकती है। ठीक है, ये इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये अवेलेबल हैं कि आप मुख्तलिफ उम्र पे कितनी आपकी ब्लड शुगर होनी चाहिए, फास्टिंग कितनी होनी चाहिए, खाने के बाद कितनी होनी चाहिए, और खाने रात को सोते हुए कितनी होनी चाहिए। ये हमें हमारे जो पेशेंट हैं उनको हम गाइड करते हैं। ओके, और
बाज़ औक़ात जब हमारे पास बच्चे आते हैं, उनकी माएँ आती हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपने शुगर चेक की अपनी? तो वो कहते हैं कि नहीं हमने चेक नहीं की, बस हमारी तबीयत ठीक थी तो हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ और शुगर और ब्लड प्रेशर का यही असूल है कि जब तक आप चेक नहीं करेंगे, आप उसको सही से मैनेज नहीं कर सकते। तो मुख्तलिफ़ टाइम्स पे आपको चेक करना चाहिए। जब सुबह उठ के खाली पेट, ये टाइम है जो कि जिस पे आपको चेक करना चाहिए। कम से कम 3 दफ़ा जो ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए एक सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ के बच्चे को, ठीक है। और इसमें ये ख़्याल रखना चाहिए अपना ब्लड शुगर चेक करते हुए कि आपके हाथ साफ़ हों और जो लैंसेट आपने यूज़ किया है वो नया हो, और जो प्रिक आपने करना है तो आपने फिंगर की सेंटर में नहीं करना बल्कि उसके साइड से प्रिक करना है फिंगर के, ठीक है। ये एक मैंने आपसे तस्वीर शेयर किया विद परमिशन। ये एक हमारा बच्चा, आप इससे देख सकते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो लेकिन बच्चों को ट्रेनिंग के साथ इतने छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं ये शुगर को, जो इंसुलिन है उसको सही से भरना और लगाना सीख सकते हैं और अपनी शुगर चेक करना सीख सकते हैं। तो इसको हम आगे कर लेते हैं कि मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। कई दफ़ा लोग आके हमें कहते हैं कि हमारा ग्लूकोमीटर ठीक नहीं, हमने 2-3 जो है ग्लूकोमीटर फेंक भी दिए हैं जो क्योंकि ये रिज़ल्ट सही नहीं दे रहे। तो उसकी रीडिंग सही ना आने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि ब्लड का ड्रॉप बहुत छोटा हो, और ये भी हो सकती है कि जो आपने ग्लूकोमीटर यूज़ किया और जो स्ट्रिप यूज़ की उनका कोड मैच नहीं कर रहा हो, या कुछ पार्ट्स जो हैं वो साफ़ ना हों, ठीक है। अब इंसुलिन जो है वो जब एक दफ़ा आपने ले ली है तो उसको आपने क्या करना है, आपने उसको धूप से बचाना है। जो इंसुलिन आपने खोल ली है उसको ज़रूरी नहीं कि आप फ्रिज में रखें, लेकिन उसको उसके ऊपर आपने खोलने की डेट लिख लेनी है। लेकिन जो इंसुलिन आपकी यूज़ नहीं हुई आपको उसको फ्रिज में रखना है, उसको फ्रीज़र में नहीं रखना। और ये देख लीजिएगा कि आपने इंसुलिन जो ली है वो एक्सपायर ना हो गई। उसको लगाने का और तरीका और साइट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। जैसे मैं ये आपको बताती हूँ कि आम तौर पे हम कैसे इंसुलिन लगाना सिखाते हैं कि एक जो है स्किन की, जिल्द की, और जिल्द के नीचे जो टिश्यू होता है थोड़ी सी फैट होती है, उसकी एक ये चुटकी सी बना लेते हैं जैसे कि इसमें बताया गया, और जिसके अंदर मसल नहीं आना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको जो डायरेक्ट 90 डिग्रीज़ के एंगल पे लगाते हैं। ये भी जब किसी को डायबिटीज़ हो तो उसकी खुदा ना खास्ता तो फिर उसकी पूरी ट्रेनिंग करते हैं। और लगाने का हमारे बहुत से बच्चे और वालिदैन इस चीज़ से डरते हैं कि हम पेट पे टीका लगाएं, मगर इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे अच्छी जगह है जिसके ऊपर हम इंसुलिन लगाते हैं वो पेट की जिल्द के नीचे सॉरी। तो बेसिकली हमने पेट के अंदर नहीं लगाना होता, जस्ट जिल्द के नीचे लगाना होता है। तो लेकिन इसको बदल बदल की जगह लगानी है, एक क्लॉक की तरह से, जैसे क्लॉक चलती है। अगर एक दफ़ा एक जगह लगाने हैं तो फिर अगली दफ़ा दूसरी जगह पे आपने लगाना है। और अगर पेट के ऊपर किसी वजह से ना लगा सके तो ये जो इंडिकेट की गई हैं जगह, इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जो रात को हम लगाते हैं ग्लार्जिन, वो हम आमतौर पे यहाँ पे थाई पर लगाते हैं। इंसुलिन की जगह बदलना क्यों ज़रूरी है, इंसुलिन इंजेक्शन की जगह बार बार बदलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप जगह नहीं बदलेंगे तो ये होगा स्किन के साथ, ठीक है। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इंसुलिन लगाते हुए एहतियात नहीं की और एक ही जगह पर इंसुलिन लगाते गए, इधर और इधर, ठीक है। हालांकि होना ये चाहिए था कि इसको बदल बदल के हर जगह पे लगाते। जब एक ही जगह पे लगाते हैं तो वहाँ से जगह फूल जाती है, एट्रोफी जिसको हम लिपोहाइपरट्रोफी कहते हैं, और फिर इंसुलिन सही से अपना असर नहीं दिखाती और डायबिटीज़ का कंट्रोल ख़राब हो जाता है। तो CFR रिलेटेड डायबिटीज़ जब डायग्नोज होती है तो ज़रूरत उसको सिर्फ इंसुलिन की होती है, बट समटाइम्स इनिशियली लो डोज इंसुलिन से भी उनका गुजारा हो जाता है।
बट आहिस्ता आहिस्ता आपको बेसल बोलस थेरेपी पे जाना पड़ता है। जैसे हम बाकी टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों को ट्रीट करते हैं, उसी तरह CF के बच्चों को भी ट्रीट करना पड़ता है। बेसल बोलस हम इस तरह कहते हैं कि हमारे जिस्म को दिन के 24 घंटे इंसुलिन की ज़रूरत होती है, और एक ख़ास लेवल जो है वो इंसुलिन का वो हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इसको हम बेसल बोलस थेरेपी कहते हैं कि एक बेसल इंसुलिन जो कि 24 घंटे के लिए अपना एक मुतवातर से असर दिखाती रहती है, और दूसरा बोलस देते हैं हम इंसुलिन का। तो बेसिकली इस रिजीम में आम तौर पे बच्चे को 4 दफ़ा इंसुलिन लगानी पड़ती है। और इसके कुछ और भी तरीके हैं। जब हम इंसुलिन का चुनाव करते हैं अपने बच्चों के अंदर, तो हम उसमें बच्चों के अपनी जो चॉइस को भी कुछ मद्देनज़र रखते हैं, कुछ उनकी अफोर्डेबिलिटी को मद्देनज़र रखना पड़ता है, और कुछ उनकी एज को मद्देनज़र रख के हमें मुख्तलिफ इंसुलिन जो मैंने पहले आपसे दिखाई हैं, इंसुलिन रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, उसको हम उससे चूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। दवाइयों पे CFRD का इलाज नहीं हो सकता। इंसुलिन शुरू में बहुत थोड़ी सी भी बाज़ औक़ात काफ़ी रहती है, लेकिन उसके बाद हमें इंसुलिन की प्रॉपर रेजिमेन पे जाना पड़ता है। अब डाइट के ऊपर जोर, CF को डाइट की बहुत ज़रूरत है। उसको 120 से 150% ऑफ डेली RDA कैलोरीज चाहिए होती हैं, और अगर कैलोरीज नहीं होंगे तो मसल वीक हो जाएंगे, इन्फेक्शन से नहीं लड़ सकेंगे। तो इसलिए डाइट, अब अगर CF भी है और साथ डायबिटीज़ भी है, तो डाइट कैसी होनी चाहिए। आपने अक्सर सुना है डायबिटीज़, जिन जिन लोगों के घरों में शुगर है, कि आम तौर पे वो बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे बड़ों को जो शुगर होती है उनको वज़न कम करने को कहा जाता है, उनको काफ़ी चीज़ें बंद करने को कहा जाता है। मगर CF के अंदर हम ये सारी चीज़ें, इवन CF ना भी हो और बढ़ते हुए बच्चों को जिनको डायबिटीज़ होती है, उनको हम इतनी सख्ती से उनकी चीज़ें जो हैं वो बंद नहीं करते जितना कि एडल्ट्स के अंदर बंद की जाती हैं। तो डायबिटीज़ के अंदर ये CF में आप देखिएगा कि कैलोरीज कितनी चाहिए, कि तकरीबन 1.5 गुना नॉर्मल कैलोरीज जो बच्चे को चाहिए वो CF रिलेटेड डायबिटीज़ में चाहिए। कार्बोहाइड्रेट नशास्ता, मेनली इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को हजम के लिए चाहिए होती है, फैट्स और प्रोटीन्स के लिए नहीं चाहिए होती। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट मील देते हैं, हमें इंसुलिन उसके साथ देना पड़ता है। तो इसलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स को, ख़ास तौर पे अगर बच्चे का वज़न कम है, हम इसको बहुत कम नहीं करते, लेकिन उसको मॉनिटर करते हैं और इंसुलिन को उसके साथ बैलेंस करते हैं, ताकि ग्लाइसीमिक कंट्रोल भी अचीव हो जाए और वज़न भी कम ना हो। फिर फैट, अब जैसे बड़ों की डायबिटीज़ में हमने सुना है कि घी ना खाएं और सैचुरेटेड फैट्स ना लें, लेकिन CF के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं। हाई फैट ले सकते हैं, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है वेट मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन है, प्रोटीन भी CF को चाहिए। और नॉर्मली अगर खुदा न खास्ता किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ और उसके शुगर ने उसके गुर्दों को मुतासर किया, तो हम उसमें प्रोटीन रोक देते हैं। बट यहाँ पे हम CF में प्रोटीन को नहीं रोकते, उसमें रिड्यूस नहीं करते। इसी तरह सोडियम है कि अगर खुदा न खास्ता कोई डायबिटीज़ वाला है और उसको साथ हाइपरटेंशन भी है, सोडियम हम उसको कहते हैं, या नेफ्रोपैथी जिसको हम किडनी डैमेज है खुदा न खास्ता डायबिटीज़ की वजह से, तो हम कहते हैं कि आप सॉल्ट कम कर दें। बट नो, CF में हम ये नहीं कर सकते, ख़ासतौर पे जो सॉल्ट लूज़र हैं और गर्मियों के दिन हो और एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो हम सॉल्ट पे पाबंदी नहीं लगाते। बाकी वाइटामिन्स और मिनरल्स आपको पता है CF के अंदर बहुत ज़रूरी हैं, उसी तरह से दी जाती हैं। ऑप्टिमल जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट है, उसके लिए हमें चाहिए कि हम कार्बोहाइड्रेट को काउंट करना सीखें। वो थोड़ा सा मैं आगे आपको बताती हूँ। हमारे न्यूट्रिशनिस्ट भी इस ग्रुप में हैं, उम्मीद है कोई न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे साथ होंगे तो बहुत अच्छा हमें बता सकते हैं। मगर कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग का मतलब है कि आपने देखना है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और उस, क्योंकि हमें एक यूनिट 15 लगभग 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाला जो मील है उसके लिए 1 यूनिट इंसुलिन चाहिए, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है।
इस वजह से हम टोटल कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट करते हैं, उधर से इंसुलिन कैलकुलेट करते हैं और उससे एक फॉर्मूला के ज़रिए देख लेते हैं कि कितने कार्बोहाइड्रेट पे कितनी इंसुलिन चाहिए और उस हिसाब से इंसुलिन को एडजस्ट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट निशास्ता की मुख्तलिफ इकसाम हैं, वो समझने की ज़रूरत है। कुछ सिंपल कार्ब्स होते हैं जिनका कि कोई फ़ायदा नहीं होता, मगर वो हमें उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। बेफ़ायदा और सिंपल कार्ब्स हैं और जो कि जल्दी से हज़म होके शुगर का लेवल बढ़ा देते हैं। और दूसरे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसमें साथ फाइबर भी होता है और जो कि स्लो एब्जॉर्ब होते हैं, हमारी बॉडी को फ़ायदा भी देते हैं। ठीक है, तो कुछ गुड कार्ब्स होते हैं, कुछ बुरे कार्बोहाइड्रेट हैं। बुरे कार्बोहाइड्रेट से बचना चाहिए, अच्छे कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। ये अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारी फल सब्जियों में होल ग्रेन के अंदर मौजूद रहते हैं। तो डायबिटीज़ जो है वो बैलेंस का नाम है। एक तरफ आपने कार्बोहाइड्रेट और एक तरफ इंसुलिन लगा देखनी होती है, इन दोनों का बैलेंस करना होता है कि ना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएंगे अगर तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, और अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड शुगर लो हो जाएगी, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, तो हाउ टू काउंट कार्बोहाइड्रेट्स, इसको कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग कहते हैं। ये जैसे जैसे हम एजुकेट करते जाते हैं पेशेंट को, तो उनको कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग सिखा देते हैं या उनको बार बार तजर्बे के साथ काउंटिंग करना आ जाता है। तो काउंटिंग कैसे की जा सकती है? एक तो अगर जो कोई जो आपकी प्रोसेस फूड्स हैं उस पर लेबल रीडिंग कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है उसको गेस्टिमेशन कहते हैं, और तीसरा ये कि हम वेट कर सकते हैं, वज़न कर सकते हैं चीज़ों का। तो आसान काम है गेस्टिमेशन के, जैसे ये एक फ्रूट है, अगर टेनिस बॉल जितना है तो इसका 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इसमें अंदाज़ा है। ठीक है, इसी तरह से मुख्तलिफ जो फूड आइटम्स हैं उनकी गेस है कि अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक अंगूरों का गुच्छा खा रहे हैं तो वो एक बल्ब जितना अगर उसका साइज़ है तो उसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये जो है क्या कहते हैं पास्ता खा रहे हैं तो वो भी टेनिस बॉल जितना होगा तो वो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का। तो मकसद ये है कि इसका इन यहाँ पे हमें सीएफ के अंदर कार्बोहाइड्रेट पे पाबंदी नहीं लगानी। हमें एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बट हमें उसके हिसाब से इंसुलिन को बैलेंस करना है। ठीक है, इसी तरह लेबल रीड कर सकते हैं आप। ये देखिए, आपको किसी चीज़ का लेबल है, इस पे कार्बोहाइड्रेट्स लिखी होती हैं। ठीक है, आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें आप देखें इसमें 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, और ये हमें ये देखना है कि एक सर्विंग देखें, सर्विंग साइज़ लिखा हुआ है, 1 कप 4 आउंस का सर्विंग साइज़ है और इसमें 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। ये भी इसी तरह से। ठीक है, फूड का आप वज़न कर सकते हैं। ये चार्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने जो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट किस में है। ठीक है, ये कुछ ग़ज़ाई चीज़ें हैं जो हमारी रूटीन की चीज़ें हैं। जैसे एक ब्रेड है, 2 स्मॉल स्लाइस हैं तो उसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। 6 इंच की चपाती है तो उसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और 3 बिस्किट में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो ये बिस्किट्स वगैरह हाई एनर्जी होते हैं, जो कि हम अगर वज़न ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि उसकी बजाय एक छोटी जो होल ग्रेन रोटी 6 इंच की खा ले तो उससे पेट ज़्यादा भर जाता है, मगर सीएफ में जो है वो वेट गेन हमें करना होता है। ठीक है, ये आपके एनर्जी हासिल करने के कुछ तरीके हैं। इसको मैं इसलिए ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि ये न्यूट्रिशनिस्ट जो है हमारे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कहने को थोड़ी सी होती है मगर उसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर ज़्यादा होती है। लाइक एक चम्मच शहद या हनी है तो उसमें भी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये
कुछ चीज़ें ये हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब हम इंसुलिन क्यों दे रहे होते हैं। आपको पता है कि इंसुलिन हम दे रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब यूटिलाइज़ करने के लिए, ठीक है। तो जब हम अपने इन जो डायबिटिक बच्चों से या उनके पेरेंट्स से बात करते हैं तो बाज़ औक़ात वो इंसुलिन किसी और वक्त दे रहे होते हैं और कार्बोहाइड्रेट किसी और वक्त खिला रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, लाइक चिकन, फिश, मटन, एग, जिसके अंदर प्रोटीन होती है और कार्बोहाइड्रेट्स इतने नहीं होते। तो इसका हमें ख्याल करना है कि जब हमने इंसुलिन देनी है तो हमने कार्बोहाइड्रेट के साथ उसको बैलेंस करना है, ठीक है। और कुछ ये फ्री डाइट्स हैं जिसको हम कहते हैं। तो क्रक्स ये हुआ कि आपने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अपना देखना है और इंसुलिन उसके हिसाब से एडजस्ट करनी है। और 1 यूनिट इंसुलिन 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को तकरीबन के लिए काफ़ी होता है, लेकिन हर इंडिविजुअल की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए अपनी इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशो काउंट करनी होती है और उस हिसाब से हमें उसको बैलेंस करना होता है। एक्सरसाइज, ठीक है। डायबिटीज़ ट्रायड क्या है, इसमें जहाँ पे 2 बातें हमने कर ली कि इंसुलिन की ज़रूरत है, दूसरा डाइट की ज़रूरत है, तीसरा एक्सरसाइज। ये डायबिटीज़ का ट्रायड है। बार्टल ने कहा है कि एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट इंसुलिन सेंसिटाइजर ऑन द मार्केट, बेटर देन एनी मेडिकेशन वी कैन करंटली हैव अवेलेबल। तो जैसे मैंने बात की थी कि इंसुलिन की कमी भी है और दूसरी तरफ CFRD में इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी है। तो अगर आप इसकी रेजिस्टेंस से जान छुड़ाना चाहते हैं और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा टूल है। तो ये डायबिटीज़ को, जो ब्लड शुगर है उसको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन और एक्सरसाइज शुगर को कम करती हैं, ब्लड शुगर को, और जो फूड है और स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो इसको ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए रिकमेंडेशन क्या है कि CF के जो बच्चे खास या बड़े जिनको डायबिटीज़ भी है वो 150 मिनट्स पर वीक एरोबिक एक्सरसाइज करें, मॉडरेट एरोबिक्स। बहुत सख्त एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज। एंड अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें पोस्ट प्रेंडियल यानी खाने के बाद ग्लूकोज कम बढ़ता है और टोटली भी ग्लूकोज की जो पीक्स हैं वो कम आती है, ठीक है। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? एरोबिक एक्सरसाइज को हम कार्डियो भी कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ, जो हम ओपन में करते हैं, जो हम अपने मसल यूज़ करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो ये जो है एरोबिक एक्सरसाइजेस कहलाती हैं। इससे आप डीप ब्रेथ लेते हैं, आप लंबे लंबे सांस लेते हैं और इससे आपके लंग्स और हार्ट जो है उनके ऊपर बहुत अच्छा असर होता है और साथ साथ में डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ CFRD, तो जैसे आप लोगों को मालूम ही होगा कि डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी जो है वो अगर बहुत देर तक, उसकी कुछ फौरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, यानी कि कुछ साल के बाद, 5-7 साल के बाद अगर आपने केयर नहीं की अपनी शुगर की तो वो मुतासर कर सकती है कुछ ऑर्गन्स को। तो CFRD की कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं? जब हम टाइप 1 डायबिटीज़, जो बच्चों के अंदर कॉमन डायबिटीज़ है जो हम अक्सर देखते हैं, उसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ये है कि आप अगर उसको इंसुलिन नहीं लगाएंगे तो वो फ़ौरन कुछ ही दिन के बाद या कुछ ही हफ्तों के बाद कीटोएसिडोसिस में चला जाएगा, यानी कि उसके बॉडी में तेज़ाबियत इकट्ठी हो जाएगी और बेहोश हो जाएगा। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें CF के अंदर कीटोएसिडोसिस आमतौर पे नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता किसी CFR को कीटोएसिडोसिस हो गया तो फिर इसमें कुछ हमें और कंसल्टेशन देखनी होती है। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन है कि शुगर कम हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया। तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें डायबिटीज़ के बगैर भी शुगर कम हो सकती है, लेकिन अगर आप इंसुलिन ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें अगर आपने सही से कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया या इंसुलिन ज़्यादा ले ली है या बगैर कुछ खाए पिए एक्सरसाइज कर ली है तो हो सकता है आपका जो ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज, वो रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा फॉल कर ले, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपो कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के ऑब्वियसली चेक करने से भी पता चलेगा, मगर उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं कि सडनली बहुत ज़्यादा भूख लगेगी या मूड बहुत ख़राब हो जाएगा या हाथ कांपने लगेंगे
और पसीने छूट जाएंगे या उससे पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। इसका आइडिया आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपने रोज़ा रखा हो, हम सब मुसलमान हैं रोज़े रखते हैं, अगर आपने रोज़ा रखा हो, बिल्कुल रोज़ा खोलने का टाइम हो और आपने बड़ी भाग दौड़ की हो, तो बाज़ औक़ात आप बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं या फिर आपके हाथ कांपने लगते हैं, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही होती। तो इसी किस्म के जो कन्फ्यूजन जो है ये हाइपो के साइंस हैं, और अगर हाइपो हो तो ये एक ख़तरनाक काम है। अगर हाइपो को हम फौरी मैनेज नहीं करेंगे तो उससे बच्चा कोमा में चला जाएगा। तो आपको अगर हाइपो का शक हो तो फ़ौरन आधा ग्लास कोई भी जूस या कोई चीनी शुगर ग्लूकोज़ पानी में घोल के पी लें और इसके बाद अपने रूटीन का खाना खाएं, ठीक है। और जब भी बाहर जाएं या बच्चे स्कूल जाएं तो उनके बेसिकली तो उनके पास कोई कार्ड या कोई ब्रेसलेट होना चाहिए जिससे पता चले कि जी हमें डायबिटीज़ है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ये तो कुछ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, उसकी बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं गई, मेनली क्योंकि कीटोएसिडोसिस में नहीं होता। हाइपोग्लाइसीमिया इम्पॉर्टेंट है, वो नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हमें ज़्यादा हाई शुगर नहीं चाहिए वहाँ पे हमें लो शुगर भी नहीं चाहिए, हमें बड़ा बैलेंस करके रखना पड़ता है। और पीछे जो मैंने टेबल आपको दिखाया था उसके मुताबिक उस रेंज के अंदर ब्लड शुगर हमें बच्चों की रखनी पड़ती है। लेकिन अगर बहुत साल गुजर जाएं और आपने ब्लड शुगर का सही इलाज नहीं किया तो दैट कैन डैमेज योर आईज, आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं खुदा ना खास्ता, किडनीज, गुर्दों के पर असर हो सकता है, नसों पे असर हो सकता है, और इसके अलावा वज़न नहीं बढ़ेगा और मसल मास जो है वो जो आपके पट्टे वीक हो जाएंगे। और आपको पता है कि लंग फंक्शन के लिए जो हमारे जो ब्रीदिंग मसल्स हैं उनको अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर लंग फंक्शन डाउन होने का खदशा है। तो क्या रिकमेंडेशन है CFRD के लिए कि जब सिस्टिक फाइब्रोसिस का बच्चा 10 साल से ऊपर जाए तो फिर हमें जो है उसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अगर उसको खुदा ना खास्ता पहले से डायबिटीज़ नहीं है तो फिर उसकी स्क्रीनिंग शुरू करनी चाहिए, जो कि पीछे मैंने आपको बताया कि उसकी स्क्रीनिंग कैसे हो सकती है, फास्टिंग ब्लड शुगर करके, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करके। हीमोग्लोबिन A1C से हम स्क्रीनिंग आमतौर पे नहीं करते, उसके कुछ रीज़न्स हैं, और हम OGTT से इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि एक नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर टेस्ट करना, ताकि जल्दी पता चल जाए कि कोई शुगर हल्की फुल्की है तो नहीं, ताकि उसका इलाज शुरू हो सके। जो पेशेंट को जिनको खुदा ना खास्ता सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ है उनके लिए मशवरा ये है कि वो एक हफ्ते में 150 मिनट वो डेली अगर करें तो 20-25 मिनट अगर एक्सरसाइज कर लें, और वो जो एरोबिक एक्सरसाइज हो, एरोबिक एक्सरसाइज रनिंग, स्विमिंग और इस तरह की एक्सरसाइज, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। उससे उनकी शुगर भी कम होगी और उससे उनका जो लंग फंक्शन भी बेहतर होगा। इसी तरह ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए हर रूटीन डायबिटीज़ विजिट पे, और HbA1c जिसका मैंने जिक्र किया है, जो कि एडल्ट्स के अंदर हम स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ कर लेते हैं बाज़ औक़ात, मगर सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम स्क्रीनिंग के लिए तो इसको यूज़ नहीं करते। बट बहुत सी स्टडीज़ का निचोड़ ये है कि हम उसको उसकी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और हर क्वार्टरली इसको हमने करना है, हर 4 महीने के बाद या 3 महीने के बाद हमने इसको करना है। एक टेस्ट ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं, और इसमें 7% से कम इसकी वैल्यू आनी चाहिए। और पेशेंट्स जो CFRD के पेशेंट्स हैं, ऐसे सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे जिनको डायबिटीज़ है और जो कि इंसुलिन ले रहे हैं, उनको दिन में कम से कम 3 दफ़ा अपना ब्लड शुगर चेक करना चाहिए। और जो ऐसे मरीज़ जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ है, जिनको खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर उनका हाई है, और अगर हम बच्चों के अंदर ब्लड प्रेशर देखें तो वो हम सेंटाइल चार्ट पे देखते हैं, लेकिन बड़ों के अंदर उसका जो कट ऑफ वैल्यू है 130/90 है। तो उनको या खुदा ना खास्ता एक जो किडनीज अगर खुदा किसी के गुर्दे इन्वॉल्व हो गए तो उसके लिए उसकी स्क्रीनिंग के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का टेस्ट, और उसमें उसकी जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, जो हम एंजियोटेंसिन
एंजाइम इनहिबिटर्स वगैरह उसको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी उसी तरह से उसका इलाज या किया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ना हम उसमें सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और ना ही हम उसमें प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरे रेफरेंसेस हैं और जहाँ से मैंने ये टॉक आपके लिए प्रिपेयर की है, और उम्मीद है आपको, और ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं एंडोक्राइन क्लिनिक के, जो कि बड़ी खुशी से आते हैं और अपनी शुगर भी चेक करते हैं और अपनी डायबिटीज़ के इलाज में भी मुआवन साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन आंसर हैं या कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो उसके जवाब देने के लिए मैं हाजिर। खैर, माशाल्लाह बहुत प्यारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी प्रेजेंटेशन थी, काफ़ी कुछ सीखने को था और आपने बहुत अच्छे अंदाज से हर एक चीज़ जो है वो डिस्क्राइब किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि सभी जो भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे पहले नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे सेंटर्स में ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको पहले भी हो जाती है, तो वो एक हमारी मॉनिटरिंग के हिसाब से वो एक चीज़ है कि अनएक्सप्लेन वेट लॉस, लंग फंक्शन वगैरह जो है वो इनका डिक्रीज हो रहा है या और वजूहात हैं, तो हम वो चेक करते रहते हैं। और हमारे जो एनुअल ब्लड होते हैं जो हर हम साल करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ ये स्क्रीनिंग जो है उसमें रैंडम ब्लड ग्लूकोज हो गया दूसरा, तो हम करते रहते हैं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो डेफिनेटली 10 साल के बाद जो है वो अमूमन इंक्लूड किया जाता है एज ए स्क्रीनिंग फॉर द फ्यूचर। तो एक सवाल मेरा जो अभी अगर आप बता सकें तो प्लीज नाइस होगा कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है, क्या उसका रोल है पाकिस्तान में या अवेलेबल है या कुछ होता ही है या नहीं, क्योंकि यहाँ हम जो है मिसाल के तौर पे अगर किसी का इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस वगैरह आ गया है तो कई दफ़ा हम CGM के ग्लूकोज कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है अप टू 3 डेज करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि पीक्स वगैरह कहाँ आती हैं, कितनी वजह हो रही है, तो फिर उसके हिसाब से चलते हैं। तो क्या ये कुछ फैसिलिटी पाकिस्तान में मौजूद है? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका प्रेजेंटेशन की तारीफ़ करने का भी और कुछ करेक्शंस करने का भी, कि जैसे आपने बताया मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ, और पेरेंट्स के लिए भी है कि उनको हमेशा ख़बरदार रहना चाहिए इसके बारे में। जैसे कि बात हुई कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है या कभी रैंडम ब्लड शुगर वगैरह आप करते हैं जैसे, तो जो कॉन्टिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग अवेलेबल तो है, बट इट्स नॉट वेरी कॉमनली अवेलेबल और कॉस्ट का एक बहुत बड़ा इशू है। बेसिकली CGM जो है, इंसुलिन पंप जो लोग यूज़ करते हैं, इस पे मैंने बात नहीं की, उसके साथ ज़्यादा बेनिफिशियल है। थैंक यू। तो ठीक है, इंशाल्लाह जिन लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह पूछे हैं, हम जो सेकंड सेशन है अभी 1-2 मिनट के बाद वो स्टार्ट करते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां पैदा करे और सबको सेहत वाली लंबी तंदुरुस्त जिंदगी अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह।